दोस्तों, आज बात करेंगे Z5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी डिस्पैच नाम की फिल्म की, जिसमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी। मैंने भी ये फिल्म देख ली है, रवि जी ने भी ये फिल्म देख ली है, और हम दोनों अब इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मनोज वाजपेयी के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी तैयारी के साथ भी कोई अगर फिल्म बनाई जा रही है तो उसमें कुछ वजहों से लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। क्या डिस्पैच ट्रैक से उतरी है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो रवि जी, पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना पक्ष रखें कि डिस्पैच जब आपने देखी तो आपको क्या लगा। देखिए मनोज वाजपेयी की फिल्म जब भी आने वाली होती ना तो पता नहीं अंदर क्यों लगता है कि यार इस फिल्म को देखो, कुछ होगा इसमें। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मनोज वाजपेयी वो एक्टर हैं जिनको लेके पता नहीं क्यों अंदर एक भरोसा रहता है कि यार इस हम्म। फिल्म में कुछ देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। हाँ हाँ। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए या जो भी, हम्म ज्यादातर फिल्में उनकी जो इधर आती है वो हम्म। बड़ा डिसअपॉइंट करती, लेकिन फिर उसमें निष्कर्ष यही निकल के आता है हर फिल्म के बाद में हाँ कि यार चलो फिल्म तो ठीक है जो भी रहा, लेकिन मनोज वाजपेयी का काम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। ये लगभग उनकी इधर की हर फिल्मों का निचोड़ और निष्कर्ष जो है वो यही निकल के आता है। तो हाँ। इसके लिए बड़ा खराब भी लगता है कि ऐसा नहीं कि मनोज वाजपेयी कोई ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री के। हम्म। वो बहुत अलग किस्म के एक्टर हैं और उनके काम में वो दिखाई देता है। वो बहुत हाँ मेहनत से वो जिस कैरेक्टर में उतरते हैं वो उसमें पूरी जान लगा देते हैं, और वो उसको मतलब एकदम आपके सामने रियल बना के खड़ा कर देते हैं। तो उनका अपना परफॉर्मेंस तो जो होता है बहुत शानदार होता है, और यही जो है कहीं ना कहीं डिस्पैच में हुआ है। हालांकि हम्म। डिस्पैच में बाकी एक्टर्स भी अच्छे हैं, और हाँ इधर हाल के समय में जो मैंने देखा है हाल के बरसों में एक्टर्स हाँ तो अच्छे आए हैं। इसमें हम हाँ नेपो किड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सो कॉल्ड स्टार्स की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इनके बरक्स जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री से बाहर से आके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हाँ एक्टर हैं। तो डिस्पैच में भी ऐसी है। लेकिन हाँ जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, कनु बहल, और हाँ। वो को राइटर भी हैं इस फिल्म में। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो गाड़ी उनकी इस फिल्म में जो ऐसा लगा कि यार पटरी से उतर गई, या मामला जैसा चाहिए वैसा बना नहीं। और इसकी जी मुझे दो तीन वजहें समझ में आई। जी। एक तो जिस सब्जेक्ट को उन्होंने छुआ, एक जर्नलिस्ट की लाइफ, जी। वो या तो बहुत स्टीरियोटाइप होता है फिल्मों में, झोला छाप हाँ वाला, या फिर वो होता है कि एकदम न्याय के लिए लड़ रहा है वो, और मतलब किसी सिस्टम के या जो भी विलेन है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। जी। तीसरा है ना, तो ये दोनों ही चीजें इसमें नहीं थी। उन्होंने एक अलग ढंग से कैरेक्टर जो है वो पेश करने हम्म। की कोशिश की है। लेकिन उसका जो बैकड्रॉप था, जी वो दौर उन्होंने दिखाया साल 2000 से 2010, जो पहला दशक था नई सदी का, जी वो वाला दौर, जबकि मतलब अखबार जो है पीछे जा रहे हैं, और जी। इंटरनेट की दुनिया में जो खबरों की रफ्तार है वो बहुत तेजी से आगे निकल रही है, और कहीं ना कहीं अखबारों को बैक सीट पर बैठना पड़ रहा है खबरें ब्रेक करने के मामले में। हाँ। अब लेकिन समय और तकनीक सब कुछ इतनी तेजी से बदला है कि वो जी जो 10-12 साल है वो भी अब हमें बड़े पुराने लगते हैं। जी और वो उस टाइम से कहानी में शुरू करने के बाद में उस चीज को मेंटेन नहीं रखते, वो सीधे उस कैरेक्टर पे आ जाते हैं, जो कि जी रियल लाइफ, वो जो उस कैरेक्टर की घटना है या उसकी जो जी लाइफ है, कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। मिड डे जी के जो जर्नलिस्ट थे, ज्योतिर्मय डे, जी। उनकी जिस तरह से हत्या हुई थी दिन दहाड़े जो है, गोली मारकर, तो उसी के ऊपर मतलब ये कैरेक्टर गढ़ा हुआ है, और ये साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है शायद उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कहीं, जो फिल्म के इंटरव्यू वगैरह हुए हैं पहले। तो ज्योतिर्मय जे डे जिनका नाम जो पॉपुलर नेम था, तो सब लोग उनकी कहानी जानते हैं। और वो हाँ। एक वही बात है कि वो शायद किसी एक बहुत बड़े स्कैम के ऊपर काम कर रहे थे, और इसी हम्म। वजह से उनकी हत्या हुई, जिसमें अंडरवर्ल्ड भी शामिल है और बहुत सारी चीजें उसमें है। वही कहानी जो है उन्होंने यहाँ पे मनोज वाजपेयी को लेके कही। तो मनोज वाजपेयी ने तो अपना काम कर दिया किरदार निभाने का, हाँ। लेकिन वो जो आसपास कहानी थी कि वो क्या मामला था और क्या क्या हम्म। चीजें थी, वो व्यक्ति कहाँ कहाँ उलझा था, उसके बहाने से जो चीजें कही है वो बड़ी बिखर गई हैं इस फिल्म में।
कुछ भी कंक्लूजन जैसा नहीं है, कुछ भी चीजें एक सिरे पर आकर जम नहीं पाती हैं। तो फिल्म देखने के बाद में आपको ये नहीं लगता कि कोई चीज कंप्लीट हो गई, सिवाय इस एक घटना के कि एक आदमी जो है किसी स्कैम को खोलने की, उजागर करने की कोशिश कर रहा था और उसको गोली मार दी गई और वो मर गया। तो फिल्म आपको वो एहसास नहीं देती एक पूरेपन वाला जो होता है। तो ये एक बड़ी कमी जो है एक आम दर्शक के हिसाब से। हम मनोज वाजपेयी की फिल्म डिस्पैच के बारे में बात कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, और बात करते करते ही हमारी जानकारी में आया है कि मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया है। वो 73 साल के थे और इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में थे। कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि वो अपना एक शो उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि तबीयत उनकी खराब हो रही थी। और अब ये दुखद खबर आई है, क्योंकि बीच में खबर आई है तो मैं बता रहा हूं। और वाकई हमारे देश की एक ऐसी मशहूर नामचीन हस्ती, एक ऐसे कलाकार की जब भी तबले का जिक्र आएगा तो जाकिर हुसैन साहब का जिक्र आएगा। और फिल्मों में भी काम किया था उन्होंने, और एक बहुत ही मशहूर हस्ती। और बहुत दुख की बात है कि संगीत की दुनिया में एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अब इस बारे में जैसे ही और ज्यादा जानकारी आएगी, क्या उनके पार्थिव को यहाँ लाया जाएगा भारत, या कैसे क्या होगा, हम आपको बताएंगे। ये वाकई दुखद खबर है, बीच में आई है तो हमें अपना रिव्यू रोक कर ये आपको खबर बतानी पड़ रही है। क्या कहें, ऐसे मौके पे बस यही कहा जाता है कि बहुत सदियों में कभी ऐसे मशहूर कलाकार जन्म लेते हैं जिनका जीवन ही उनकी साधना बन जाए। अगर कहा जाए कि तबला वादन में कोई नाम अगर आएगा कभी, तो फिर जाकिर हुसैन साहब से ही शुरुआत होती है। हालांकि उनके जो वाले साहब थे, अल्लाह रखा साहब, वो भी काफी उन्होंने नाम कमाया इसमें, और वाकई ये दुख की बात है। हम वापस आएंगे। जी उनका जैसी जिक्र आता है तो हम जिन दिनों बड़े हो रहे थे तो एक विज्ञापन आया था, वाह ताज। अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। हाँ वाह ताज बहुत बोलिए, वो बिल्कुल वहां से जो है वो एकदम से जो जी। भाई क्लासिकल आदमी थे, संगीत की हाँ उस धारा से, जहाँ संगीत वादन है, तबला वादन है, तो हाँ। लेकिन उनका वो जो लुक था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो बहुत अलग तरह की थी। और जिस तरह से वो तबला बजाते हुए वाह ताज कहिए जो विज्ञापन आता था, जी जी जी। उसमें वहीं से मुझे अरे लगता है उस्ताद कि वाह, आम वो लोगों कहते के, थे, अरे उस्ताद वाह, वो कहते हाँ, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। वाह ताज बोलिए। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल। याद रहेंगे और बिल्कुल। हम लौटते हैं अपनी Z5 जी की डिस्पैच रिव्यू वाली खबर पर, रिव्यू पर। सो बेसिकली जब मैंने डिस्पैच देखना शुरू किया, तो जैसा रवि जी आपने कहा कि जब हम देखते हैं मनोज वाजपेयी का कोई काम, तो हमें बहुत ही इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि इसमें हमें बहुत कमाल की एक्टिंग देखने मिलने वाली है, और हमें डिस्पैच में भी वही कमाल की एक्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि इसका स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है, इसकी कहानी में वो पकड़ नहीं है। साथ ही ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी, बिल्कुल जैसे जे से नाम है उनका, तो वो जेम्स बॉन्ड की तरह ही दिखता है हमें। मतलब वो लड़कियों के साथ सो रहा है, जितनी महिलाएं वो सबके साथ सो रहा है, पत्नी के साथ है, पत्नी के साथ भी है, गर्लफ्रेंड के साथ भी है, और अपनी एक और सहयोगी उसकी पत्रकार है उसके साथ भी है। और एक और चीज बड़ी हैरान करती है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वैसे तो अपनी निजी जिंदगी में एक बड़ी सस्ती सी मोटर बाइक पे चलता है, लेकिन जब तक ये लंदन पहुंच जाता है, मतलब एक सिलसिले में, तो मुझे लगा कि भाई आज से अगर 15 साल पहले लंदन जाने का मतलब 2 लाख रुपए तो था, आना जाना रुकना बिल्कुल खाना पीना। तो इतनी बड़ी मतलब उसको अगर लेनी है कुछ परमिशन, तो होता है ना, ट्रेवल डेस्क होता है, या बिल्कुल अखबारों बिल्कुल में बिल्कुल। आपको परमिशन लेनी होती है कि आप जा रहे हैं भाई अपने खर्चे पे, तो आप जाएंगे नहीं अगर आप स्टोरी के लिए जा रहे हैं। और जाहिर है जो एक मोटरसाइकिल से चलने वाला पत्रकार है, और जिस तरह का रहन सहन दिखाया है, वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसकी जेब में 2 लाख रुपए फालतू पड़े हो, बस ऐसे ही 2 दिन के लिए लंदन चला गया। तो कुछ चीजें हैं जो उस हम्म। पर काफी मतलब बिखरी हुई हैं। दूसरा ये कि एक सीन पे मुझे बड़ी आपत्ति है। न्यूडिटी तो भर भर कर है इसमें, और न्यूडिटी के साथ में एक सीन है जिसमें बिना कपड़ों के दिखाई दिए हैं मनोज वाजपेयी, और मुझे उस सीन में मनोज वाजपेयी को निर्वस्त्र दिखाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। दिखाया जा रहा है कि वो संबंध बना रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक होटल के कमरे में, और उसके बाद वो बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। मतलब पीछे से पूरा कैमरा लगा हुआ है कि हाँ भाई आपको पता लग जाए, आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये निर्वस्त्र हैं, जैसे कहीं कोई टिक बिल्कुल मार्क करना हो ना कि हमें ये न्यूड सीन यहाँ पे दिखाना है। तो वो बड़ी हैरानी होती है कि मतलब क्योंकि ये ओटीटी के लिए था और क्योंकि आप यहाँ कर सकते थे इसलिए आपने किया। फिर लंदन में भी एक सीन है उनका
जहां वो एक स्ट्रिप क्लब में बैठे हुए हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में जो था, भर भर के न्यूडिटी परोसी गई है, और जिस तरीके से न्यूड सीन्स फिल्माए गए हैं सेक्रेड गेम्स के बाद, मुझे लगता है यही एक आई है जिसमें इतना डिटेल में जाकर न्यूड सीन को दिखाया गया है। आपको क्या लगता है रवि जी? ये मुझे लगता है कन्नू बहल शायद इस चीज को अपनी फिल्मों की पहचान बना रहे हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म जो है आगरा, वो भी मैंने देखी है। हाँ, उसमें भी काफी ऐसे सीन है। वो फिल्म तो अभी तक मुझे लगता है इंडिया में रिलीज नहीं हुई है या किसी हाँ, प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे देखने का मौका मिला था। तो वो भी बहुत सारे न्यूड सीन है उसमें, और हो सकता है उनके ऊपर वेस्टर्न मेकर्स का इन्फ्लुएंस हो। उन्होंने हम्म, तितली बनाई थी, और तितली हाँ, से ही उनको काफी शोहरत मिल गई थी, और लगा था कि यार ये अलग तरह के मेकर हैं। लेकिन एक तो हाँ, उन्होंने दूसरी फिल्म बनाने में बहुत ज्यादा समय लिया, जी, आगरा जो बनाई। और उस फिल्म को देखकर लगा कि ठीक है, ओके, वो काफी मतलब मुझे पसंद आई थी वो फिल्म, उसका जिस तरह से कंटेंट था, जिस तरह से वो फिल्म बनाई हाँ, गई थी, जो कहानी कहती है, तो हम उसमें नहीं जाते। लेकिन ऐसा होता है कि एक मेकर जब फिल्म बनाता है तो आपको लगता है कि जैसे पहली फिल्म से दूसरी बेहतर थी, एक अलग हम्म, जोन में जाके बनाई थी, हाँ, हाँ, तीसरी उससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ये जो फिल्म है डिस्पैच, उनकी पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा कमजोर, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। क्योंकि तीनों फिल्में अब हमने देखी तो उनकी पिछली दो फिल्मों से कमजोर है। और वो कहना क्या चाह रहे हैं, आधी फिल्म देखते हुए तो मुझे ये लगा कि अगर इसको ये आगरा में भी बना लेते इसी कहानी को, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी शॉट टेकिंग, उनके उस फिल्मों में जो इमेजेस आती हैं, जो उनका कैमरा जिस तरह से मूव करता है यार, जिन चीजों को पकड़ता है, वो सब कुछ वही है। तो मुझे लगा कि ये आगरा की ही कोई कहानी भी हो सकती थी, कोई समस्या नहीं थी कि एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को अगर आप मुंबई में दिखाते हैं, आप आगरा में दिखा दीजिए। आप उसको आगरा 2 लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ नयापन जो है ना, उनके काम में समझ में नहीं आता। सिर्फ कहानी आपने एक जो है वो अलग बना ली है। मुझे ये लगता है कि कनु बहल जब ये फिल्म बना रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ डेफिनेटली टिक मार्क्स लिए हैं कि मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है, इतने स्मूच होंगे, इतना न्यूड सीन होगा, इतने बेडरूम सीन होंगे, इतने समय के बाद मामला सेक्स और न्यूडिटी पे आना ही चाहिए, क्योंकि कहानी में तो डिमांड नहीं लग रही है। देखिए क्या होता है, कोई भी सीन जब आता हाँ, है तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये यहां पर ये आना ही था। लेकिन जबरदस्ती जब आता है ना, तो वो भी दिख जाता है कि जबरदस्ती आ रहा है। फिर ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहले से ही तयशुदा तरीके से आपने किया है कि देखो, मैं फिल्म बनाऊंगा, उसमें 10 न्यूडिटी वाले सीन होंगे, सेक्सुअल सीन होंगे, 3 बार ऐसा शॉट दिखाया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो कहानी को फॉलो कर रहे होते, कहानी को फॉलो कर रहे होते, और बीच में जहां जरूरत होती उनको लगता भाई बालकनी में मनोज बिना कपड़े के खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, पीछे जी। से शॉट। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे कोई समझाए कि हम उस सीन के बिना इसको नहीं कर सकते थे, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है क्या कहानी के लिए? हाँ, वो अचानक फोन बजता है या अचानक वो वो फोन करने के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर हैं, फिर वो बाथरूम में जाते हैं, वो बाथरूम की सीट पर बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बेड पर है, बातचीत हो रही है, अचानक से फोन आता है, वो भाग के बालकनी में चले जाते हैं, और इस दौरान उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उस सीन के बिना या उस न्यूडिटी के बिना वो फिल्म अधूरी लगती। और अगर ऐसा था तो फिल्म की चर्चा होनी चाहिए, फिल्म की चर्चा तो यही हो रही है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने इस फिल्म को देखा है, सबका ही कहना था कि नहीं यार, मजा नहीं आया, बहुत निराश किया है। और होता क्या है कि फिल्म या सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम इसलिए कहलाया जाता है कि खराब से खराब एक्टर से डायरेक्टर अच्छा काम ले सकता है, और अच्छे से अच्छे एक्टर को डायरेक्टर वेस्ट भी कर सकता है। तो यहां गलती जो है मनोज वाजपेयी की नहीं है। मनोज वाजपेयी तो अपना सब कुछ दे रहे हैं इस फिल्म में, लेकिन जब स्क्रीन प्ले ही नहीं होगा तो कैसे होगा? मतलब उस अच्छी एक्टिंग को मैं कहां ले जाके देखूं? कहीं फिट भी तो बैठनी चाहिए। ये बड़ा दुख होता है कि मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार को लेकर फिर आप इस तरीके का काम कर देते हैं। और आज हम बजाय इसके कि हम बात कर रहे होते कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पर बहुत खराब फिल्म बनी मुझे लगता है ना कि कुछ डायरेक्टर जो होते हैं, वो दर्शकों को चौंकाना चाहते हैं अपनी फिल्मों में कि देखो हमने कुछ अलग कर दिया। तो मतलब अलग तो कर दिया, ठीक है भाई। अब आप मान लीजिए, चलिए इंडियन सेंसिबिलिटीज में शायद ये चीज जो है थोड़ा चौंकाती है लोगों को। चलिए हम कहते हैं अगर ऐसा नहीं भी है, तो ऑड प्लेसेस पे जैसे होता है, जैसे
जो जिस चीज ने मुझे थोड़ा एकदम शुरू में जो इनका पहला ही सीन था, मतलब जो जिसकी हम बात कर रहे हैं न्यूडिटी और सब, तो पहला सीन जो इंटीमेट होने या सेक्स का था वो कार के अंदर है। तो हाँ हाँ अचानक लगा कि ये कार के अंदर की क्या जरूरत पड़ गई, मतलब वो आपको कुछ अलग प्लेस में शायद दिखा के चौंकाना चाहते हैं, और वो भी बहुत डिटेल में। आगरा में एक सीन था जिसमें वो डाइनिंग टेबल पर है। हाँ हाँ तो मुझे लगता है शायद उन्हें लगता होगा कि कुछ मैं इस तरह से दिखाऊं अलग अलग जगह पर, तो थोड़ा लगे, पर उसकी जरूरत महसूस होना चाहिए। हाँ तो आगरा इसलिए आ रहा है जिक्र में बार बार क्योंकि आगरा में काफी इस तरह की चीजें, लेकिन वो फिल्म अच्छी है, अगर कभी भी मौका मिले तो उसको हाँ देखा जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे निराशा इसी बात से हुई कि जब आपने आगरा जैसी फिल्म बनाई है तो उसके बाद हाँ डिस्पैच जैसी फिल्म बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि जब आपने एक फिल्म बनाई है जिसका बार हाई है तो आपसे उम्मीद होती कि यार आप उससे बेहतर ही कुछ सोचेंगे, आप नीचे कैसे आ गए। तो कन्नू बहल इस मामले में बहुत डिसअपॉइंट करते हैं कि वो उससे काफी नीचे आ गए, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, काफी नीचे। एक तो कहानी चुनने में उनसे गड़बड़ हुई मुझे लगता है काफी, क्योंकि अच्छा एक और चीज है, ये भी हो सकता है कि क्योंकि जैसे इसी मामले पर मतलब जेडे की जो कहानी थी और उसमें अ, जिग्ना वोरा जो थी उनको गिरफ्तार हाँ, किया स्कूप गया जो था। आया था, स्कूप तो आया था फिर, हाँ। हाँ, स्कूप जो आया था, तो हो सकता है इनकी मेकिंग के दौरान ही कहीं क्लैश हुआ, फिर लगा अब क्या करें कैसे करें। तो कई बार ये भी हो सकता है कि चीजें लड़खड़ा जाती, खैर ये लेकिन वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर हाँ, ये बात देखिए, सही है कि अगर जी, अगर हम इसको माने भी हैं, आपकी बात को सही मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, चीजें लड़खड़ाई, तो क्या आपसे किसी ने आकर कहा था कि अपनी स्टोरी की वाट लगा लेना? मुंबई में कहते हैं ना कि बिल्कुल रेड़ मार देना उसका। अरे आप तो अपने तरीके से कहानी कहते, लोग ये कहते हाँ, हैं ना, देखो यार इन्होंने अपने तरीके से कहानी कही है। इनकी जो फिल्म है उसमें कमी ये है कि उसमें कहानी कहने का जो तरीका है वो ही सही नहीं है। फॉरगेट अबाउट कि वो उस पर और फिल्म बनी नहीं बनी, हमें वो कहानी पता है किससे मिलती जुलती है, वो सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम आज ही दुनिया में आए और हमको आज ही पता चला कि ये डिस्पैच नाम की फिल्म आई है, तो भी अगर हम उसको देखेंगे कहेंगे नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, बिना ये सोचे कि इससे मिलती जुलती कहानी कहाँ थी या कहाँ नहीं थी। अच्छा, इस कहानी में मुझे दो जगह मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद जो जर्नलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग वाले जो होते हैं, या कोई भी हाँ है मीडिया में जो रिपोर्टिंग का काम करता है, मुझे दो चीजें बड़ी अजीब सी लगी कि मतलब ये कहाँ से ले आए वो। हाँ या तो सचमुच उस जर्नलिस्ट के लाइफ से वो चीज इंस्पायर्ड थी या क्या थी, पर मुझे अजीब लगी। जैसे एक सीन है कि पुलिस अगर किसी उस पे जा रही है, अपना जो भी उसका काम है कि वो अपराधियों को पकड़ने जा रही है, उसको कोई टिप मिली है कुछ भी कि वहां पकड़ने वाले हैं, तो चलिए एक पत्रकार चला गया, यहां तक तो बात समझ में आती है। हाँ लेकिन वहां से एक आदमी बचकर भाग रहा है, तो ये हाँ भाई उसके पीछे दौड़ते हुए उससे लड़ने भिड़ने लगता है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो मुझे एक ये चीज, किस हो अथॉरिटी में, सकता है किस अथॉरिटी में? किस अथॉरिटी में क्या है, मतलब वो बेवकूफी है या जो कुछ भी है। तो ये सीन मतलब ये कहाँ से ले आए भाई उस चीज को, तो एक तो ये बहुत बेवकूफी भरा लगा। दूसरा इससे ज्यादा बेवकूफी भरा था, जिसमें ये है कि वो आदमी जेल में बंद है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, और ये हाँ भाई उस कोठरी के अंदर पहुंच के उसको मार रहा है, हाँ, वही 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 एग्जैक्टली, कूट मुझे भी रहा है याद आता है। बढ़िया से कि हाँ हाँ, अरे भाई तू मेरे को बता, मुझे खबर दे, मुझे पहले पेज पे छापनी है। ये कहाँ होता है भाई, ये कहाँ हुआ, हमें भी बताया जाए। आई क्या डोंट ये थिंक, उस देखिए, मतलब अखबारों में थोड़ा सा अखबारों में आपने भी काम किया, टीवी चैनल में हमने भी काम किया। इतना बिल्कुल नहीं होता, देखिए बिल्कुल। पुलिस वालों से दोस्ती होती है, क्राइम जर्नलिस्ट की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की हाँ, बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं, साथ में पार्टी भी बिल्कुल। करते हैं, एक दूसरे के घर भी हाँ, जाते हैं। लेकिन सही है। ऐसे किसी को हवालात में भेज दें कि हाँ भाई तू पीट ले इसे और कर ले, तू पी ये तो मतलब उस मतलब पुलिस वाले की मुझे नौकरी पर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, मुझे हाँ ऐसा लगा मतलब कहीं ना कहीं, मतलब सही है गलत है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कई बार हीरो के मन में ना वो फिल्मी हीरो बनने की चाह पैदा हो जाती है। तो क्या मनोज वाजपेयी के मन में ये इच्छा हुई यार कुछ एक्शन भी होना चाहिए मेरे कैरेक्टर में, तो मैं दौड़ूंगा उधर और दौड़ के उसको पकड़ूंगा और फिर एक्शन सीन होंगे। तो एक होता है ना, मतलब ये मनोज वाजपेयी खुद बताएं तो बेहतर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कई बार जो हम फिल्मी मामले सुनते और देखते हैं कि हीरो के मन में ये सारी चाह रहती है, हीरोइन से मतलब रोमांस को लेकर भी और एक्शन को लेकर, तब तक उसको लगता है कि हीरो कंप्लीट नहीं है। तो बोले यार हाँ वहां कम पड़ गया एक्शन, तो एक काम करो, वो जेल की कोठरी में भी मैं ही जाऊंगा और मैं ही उसको पीटूंगा, जिससे हाँ, मेरा हीरोइज्म समझ में आए। क्या ये वैसा कुछ मामला है? ये बहुत ही बचकाने सीन है इस फिल्म के, देखिए सबसे कमजोर। अब हम इस पर आते हैं जी, कि ओटीटी के लिए आप फिल्म बना रहे हैं जहां पर एक सेंसर नहीं है,
तो डायरेक्टर ये कहता ठीक है है। कि मैं पूरी फ्रीडम लूंगा, जैसे जो होता है दिखाऊंगा, कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे होता है होटल के कमरे में दिखाऊंगा। चलिए, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, और मैंने मान लिया कि आप बहुत ही रियलिस्टिक वाले जोन में जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब रियलिस्टिक वाले जोन में जा रहे हो, तो फिर ये भी तो बताओ कि कौन से होटल की बालकनी में कोई बिना कपड़ों के खड़ा होता है? कौन सा अखबार या टीवी चैनल ऐसा है जहां का रिपोर्टर बिना अनुमति लिए, बिना पहले पैसा लिए, वो सीधे 2 दिन के लंदन ट्रिप पे चला जाता है? और कहां वो इतना मतलब धड़ल्ले से, कभी किसी के साथ कार में है, किसी के साथ होटल में है, कभी कहीं है, मतलब वो क्या है? आपने उसको जेम्स बॉन्ड बना रखा है, तो वो रियलिस्टिक वाले जोन में तो नहीं जा रहे ना। बिल्कुल। अगर हम उसको पकड़ के चलें कि आप रियलिस्टिक वाले उसमें हैं कि भाई हम सब दिखाएंगे जैसा होता है, तो ऐसा भी तो नहीं होता है। फिल्म देखते हुए मेरे मन में एक बार ये लगा भी कि भाई ये जो कैरेक्टर इसमें दिखा रहा है, जे या जो भी नाम है उसका, इसको हम्म। तनख्वाह कितनी मिलती है? क्योंकि वो मुखबिर को भी नोट का मोटा पैकेट दे रहा होता है। हाँ। तो भाई तू अपनी जेब से दे रहा है या संपादक से तूने इशू करवाया है, कहीं कुछ इस खबर के लिए रिपोर्टिंग करेगा तो आदमी ये सब भी पैसा देने को लगेगा। मुझे लगा अगर वैसा नहीं भी है, अगर मान लो नहीं है वो, तो इसको पैसा कितना मिलता है जो ये वाली लाइफस्टाइल जो है वो इसको मेंटेन की, और ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये सारे काम कर रहा है। कैसे? तो कहीं ना वही कहीं है ना, कैरेक्टर देखिए, गढ़ने में। अगर हम जाते हैं कि ऐसा क्यों दिखाया, देखिए, एक बात तो हम्म। साफ हो गई कि डिस्पैच में जो दिखाया गया है वो रियलिस्टिक नहीं है, नहीं, बिल्कुल और नहीं। हाँ। वो एक सधा हुआ स्क्रीन प्ले भी नहीं है जो पूरी उंगली पकड़ के आपको साथ चले। क्योंकि आपको फिल्म देखते वक्त कई बार ये लगता है यार बंद करो, अरे फॉरवर्ड करो, अरे अरे क्या आ गया। जब आप इतनी बार उस कहानी से बाहर आते हैं, मतलब स्क्रीन प्ले में कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरी तीसरी बात, जब आप कहानी को फॉलो नहीं कर रहे थे तो मतलब आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे थे। भैया, तो मैंने कहानी लिख ली है, मैं कहानी को फॉलो कर रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन आप कहानी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जब आप कहानी फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, मतलब आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है? वो आपकी बिल्कुल। बनाई हुई टिक मार्क की लिस्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपने जो लकीर खींची है, वो लकीर ही डिस्टर्ब्ड है। वो सीधे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे नहीं जा रही है, वो आपके लिखे हुए पॉइंट्स को मिला रही है। और आप सोचते हो कि आपके लिखे हुए पॉइंट्स को मिलाने वाली लकीर को हम कहानी समझकर देख लें और उससे हमारा मनोरंजन हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि बेचारा जिसको पकड़कर आप प्यादे को पकड़ के लकीर खिंचवा रहे हो, वो तो पूरी जान लगा रहा है, जिसका नाम मनोज वाजपेयी है। बिल्कुल। लेकिन वो लकीर में ही दम नहीं है, तो उसको कैसे सीधी आएगी वो? ये मनोज वाजपेयी के साथ ट्रेजेडी हो गई है। जी। ये मुझे लगता है। और ये हाँ। अकेली नहीं है। ऐसी कई ट्रेजेडियां पिछले कुछ साल में हमको देखने मिली है। जी। और मनोज वाजपेयी के बारे में मुझे यही लगता है कि वाकई वो शायद गलत जगह पर हैं या गलत समय में। क्योंकि इस वक्त जो बॉलीवुड की हालत है और जिस दौर में मनोज वाजपेयी आए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो भी पिछले 20, 25, 30 साल का दौर है, ये हम्म। अच्छे मेकर्स नहीं हैं। सही बात तो यही है, अच्छी कहानियां नहीं है। पहले तो हाँ। ये एनआरआई के नाम पे दौड़ते रहे कि उसी तरह का सिनेमा बनाएंगे, तो बिल्कुल। उस खांचे में मनोज वाजपेयी कहीं फिट नहीं बैठते थे। फिर हाँ। थोड़ा सा जो रियल जोन वाला भी सिनेमा आया, उस दौरान भी मनोज वाजपेयी ने कुछ फिल्में की। निकल के आया उनका काम, लेकिन वो समय बहुत छोटा था और हर फिल्म चल नहीं सकती, ये भी एक चीज है। और हम्म। उसके बाद वो समय भी जो है बहुत तेजी से बदल गया। फिर पिछले 4-5 सालों में ऐसी फिल्में आ रही हैं कि मतलब एकदम ही पटरी से उतरी हुई हैं। तो अब हाँ। मनोज वाजपेयी जो है, ना तो बॉलीवुड का जो सो कॉल्ड स्टार वाला जो ब्रैकेट है उसमें बड़े सीधे सीधे फिट बैठते हैं, हम्म। तो है ना, और ना उतने टैलेंटेड मेकर्स हैं, ना उस तरह के स्टोरी राइटर्स हैं जो उनके टैलेंट के साथ न्याय कर सकें। तीसरा, मुझे लगता है कि हर कलाकार के मन में जैसे ख्वाहिश होती कि यार जैसे हीरो हो मुझे वैसे ही पेश किया जाए, तो मनोज वाजपेयी के मन में भी होती। तो मुझे लगता है जैसे ये दो सीन इसमें है, तो कहीं ना कहीं उनको मौके मिले भी होंगे अगर कुछ अच्छी हाँ। कहानियों या फिल्मों में, तो उन्होंने अपने तरफ से भी कुछ हस्तक्षेप किया होगा। क्योंकि हर डायरेक्टर की समस्या ये है, हर एक्टर की समस्या ये है, उसे लगता है कि मुझे राइटिंग भी आती है, मैं कहानी को हाँ। खूब अच्छे से समझता हूँ, मैं कैरेक्टर को खूब अच्छे से समझता हूँ। तो ये हाँ। दखलंदाजी तो है ही है, और वो इस बात से कोई भी हीरो एक्टर इनकार नहीं कर सकता है कि मैंने अपना हाँ। ज्ञान नहीं दिया कहानी में या नहीं, डायरेक्शन में। हाँ। तो बहुत सारी
और इस चक्कर में एक चीज मैं देखता हूँ कि फिल्मोग्राफी उठा के देखी उनकी, बहुत सारी गलत फिल्में उन्होंने की जो नहीं करना चाहिए थी, बहुत कमजोर फिल्में थी, साफ साफ दिख रहा है। बीच में तो मनोज वाजपेयी एक ऐसे दौर में आ गए थे, मैं लगातार नोटिस कर रहा था, या तो वो पुलिस वाले बनते थे, मतलब चाहे उसमें अफसर बन जाए, चाहे कांस्टेबल बन जाए, या फिर वो सीबीआई और सीक्रेट एजेंट वाले जो ऑफिसर होते हैं वो बनते थे। एक लंबा बिल्कुल सिलसिला चल निकला था। हालांकि इधर उसको उन्होंने तोड़ा है, जो फिल्में उनकी आई, जैसे गुलमोहर आई है, मतलब डायल 100 तक वही स्थिति थी, लेकिन फिर से गुलमोहर थी, सिर्फ एक बंदा काफी है, जोरम है, ये फिल्में हैं। लेकिन अब फिर क्या होता है, फिर वो बीच में से जोरम जैसी फिल्म कर लेते हैं, वो ऐसी फिल्म करते हैं कि जिसके आने के बाद में वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता है कि यार मैं तो बिक गया, अब तो मेरे पास किराए मकान का किराया देने का पैसा नहीं है, मैं साइकिल भी नहीं खरीद सकता। ये थोड़ा सा मतलब ना इंडस्ट्री में गलत मैसेज देती कि अरे आपको फिल्म लेके फिल्म बनाई तो वो आदमी सड़क पे आ गया है। अब भले ही इसमें किसी भी गलती हो, अब इस फिल्म में जिन्होंने फिल्म देखी उन्होंने कहा मनोज वाजपेयी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन भाई उनके कमाल के पीछे एक आदमी सड़क पे आ गया। खुद उन्होंने जो फिल्में प्रोड्यूस की थी, भोसले ये जैसी भी क्या कम कमाल किया उन्होंने। ये भी कम कमाल है। मुझे लगता है कि एक चीज मुझे लगती है, जब मैं मनोज वाजपेयी की फिल्में देखता हूँ और सोचता हूँ, उनके अंदर भूख तो दरअसल वो आर्ट सिनेमा वाले एक्टर की है, क्योंकि वो थिएटर से आए हैं और उनके अंदर वही एक्टर जिंदा है, और वो उसी तरह से अभी भी उनके परफॉर्मेंस में देखता हूं तो लगता है कि ये थिएटर वाले, मतलब एकदम साफ दिखाई देता है ये थिएटर वाला परफॉर्मेंस है। जितनी बारीकी वो लेके आते हैं अपने किरदार में, अपने एक्सप्रेशंस में, शायद फिल्मों को उतनी जरूरत नहीं होती है, मतलब देखने वाला भी शायद उतना रियल नहीं देखना चाहता है, ये भी है, मतलब सिनेमा के पर्दे की बात कर रहा हूं। फिर उसमें समस्या क्या होती है कि आप तो पहुंच गए इस हाइट पे, बाकी रहते हैं इस हाइट पे, तो आप तो दिख जाते हैं अलग अलग, वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। क्योंकि सिनेमा ऐसा गोल आप देखते हैं ना, सिनेमा पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं। अब उसमें ये कोई एकल परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं है। हाँ, तो मनोज वाजपेयी तो अपना अलग जा रहे हैं, बाकी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि पकड़ ले किसी तरह से उनको, ये उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। कई बार डायरेक्टर भी उनके पीछे पीछे दौड़ता नजर आता है कि उनका परफॉर्मेंस उस कहानी पे और उसके डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो मामला है, जो मिसमैच थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा है, जो उनकी फिल्मों में देखने मिलता है। और इधर के समय में एक ही फिल्म है कि सिर्फ एक बंदा काफी है, जिसमें लगा कि यार हाँ बहुत सही काम किया, कहानी भी सही थी, स्क्रिप्ट भी थी, और अपने समय की फिल्म। डिस्पैच हमारे समय की फिल्म नहीं है। हाँ, ये भी है। भले आप कहें कि यार 12 साल पीछे की कहानी है, पर वो 12 साल बहुत पीछे लगता है, अब इतना तेज चल रहा है सब कुछ। आजकल तो 5 साल से ज्यादा ऐसा लगता है पिछली जनरेशन की बात है। बिल्कुल। और मुझे एक चीज है, मैंने अपने रिव्यू में ये बात कही भी वीडियो में, कि भाई अगर कनू बहल को मीडिया पे फिल्म बनानी, आज के समय पे बनाई ना, कि आज मीडिया कैसा है, आज यहाँ जो जर्नलिस्ट काम कर रहा है अगर ईमानदारी से, तो उसकी क्या गत हो रही है, या फिर ये मीडिया कितना करप्ट हो चुका है आज, किस तरह से घुटनों पे है। अगर आप सचमुच मीडिया पर या मीडिया के लोगों पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो आज के समय में बनाइए, भाई तो आप पीछे जाने की क्या एनडीटीवी जरूरत पर है। फिल्म बना सकते हैं ना, कि एनडीटीवी का मालिक बदलने के बाद कितने पत्रकारों ने एनडीटीवी छोड़ दिया, और फिर कैसे उन्हें यूट्यूब पर आना पड़ा, और कैसे यूट्यूब पर उन्हें जनता का साथ मिला, तो किस तरीके से गोदी मीडिया और ये जो सारी बातें होती हैं, तो बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर है ना इसमें। तो आप बिल्कुल आप देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है। भाई रवीश कुमार ने जो किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिसको इतने कम समय में इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बात है। तो आप ये दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। और आज का मीडिया पे फिल्म बनानी, तो मीडिया पे तो भर भर कर है। रवीश कुमार के साथ में एनडीटीवी अपने आप में कहानी है, बिल्कुल, कि किस तरह से छापे पड़े, किस तरह से मुकदमों के मामले हुए, किस तरह से उसके ओनर बदल गए, एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, वो क्या परिस्थितियां थी, वो कैसे बनी अपने आप, या वो सारी बनाई गई, बहुत सारी चीजें। मैं मतलब अगर अभी आपको देख रहा आज था, दिखाना है तो, क्योंकि जिक्र निकला इसलिए बता रहा हूं। तो अभी मैंने देखा कि ऐसा होता है कि जब भी हम अपने चैनल को देखते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि और कौन कौन से चैनल के दर्शक मुझे देख रहे हैं। ऐसे 10-12 चैनल की लिस्ट आती है। जी जी तो जी। मैंने देखा कि उसमें अचानक से एक नया नाम जुड़ा, सुधीर चौधरी।
तो मैंने कहा अच्छा सुधीर चौधरी ने भी अपना अच्छा। कोई चैनल खोल लिया लगता है। तो मैं गया सुधीर चौधरी हम्म। के चैनल पर, क्योंकि उनकी जनता भी मुझे देख रही थी तो पता लग जाता है। जी जी जी। सुधीर चौधरी के चैनल पर मैं गया तो जो मुझे सबसे लेटेस्ट उनका वीडियो दिखा वो पुष्पा 2 का रिव्यू था। तो मैंने कहा चलो भाई इसे सुना जाए। जी। अब पुष्पा 2 का रिव्यू सुधीर चौधरी जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं पुष्पा 2 देखने गया और मैं तो हर 2 मिनट पे घड़ी देख रहा था कि पिक्चर कब खत्म होगी, इंटरवल कब होगा। जबकि पुष्पा 2 की खासियत यह है कि इंटरवल कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता। तो मतलब क्योंकि बात निकली है, मैं बता रहा हूं कि आजकल यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी कर रहा है। फिर नीचे लोगों ने उनको काफी कुछ सुनाया हुआ है कि आपने बॉलीवुड से पैसे ले लिए क्या और ये तमाम बातें, लेकिन मुझे ठीक है मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन जी। पुष्पा 2 जिस बात के लिए जानी जा रही है कि यार मतलब सुपर एंटरटेनिंग है और पता ही नहीं लगता पहला हाफ कब निकल गया, वो उस चीज को बोल रहे हैं। सुधीर चौधरी भी अपने आप में एक कहानी है। सुधीर चौधरी के जो बिल्कुल वीडियोस हैं, बिल्कुल। फिर चाहे वो उनके तिहाड़ वाले हों या 100 करोड़ वाले हों या फिर वो अभी उनकी जब वापसी हुई है आज तक पे, तो तमाम चीजें अगर मीडिया पे फिल्म बनानी तो बहुत सारे लोग हैं। वही तो कनु लेकिन बहल ने ये, हम्म। नहीं नहीं बिल्कुल गलत टाइम पे, और एक सब्जेक्ट गलत है ये, मतलब वो नहीं उसको बना पाए। मतलब अगर ठीक है, हाँ अगर उनको यही कहानी बनानी थी तो इसको बहुत अलग तरह के तरीके से जो है वो बनाया जा सकता था। लेकिन इसमें होता वही है कि मनोज वाजपेयी पिस गए बेचारा। मतलब इतना सारा कुछ करके सारे कपड़े भी उतरवा लिए डायरेक्टर ने उनके, और फिल्म करके भी जो है ये सारी बातें सुनना पड़ रही है। और ये तो अब हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने हाँ, फिल्म में ये काम किया था और फिल्म में तो कुछ था ही नहीं। था ही तो नहीं। मुझे लगता है मनोज वाजपेयी को मतलब बहुत अब ना, देखिए वो भी इन्हीं खान सितारों के बराबर वाली एज ग्रुप के हैं, बिल्कुल 55 बिल्कुल। साल के हो रहे हैं, कम नहीं है। शाहरुख की बैचमेट है, तो शाहरुख की बैचमेट है शाहरुख वो। के बैचमेट है ना, तो थोड़ा ही साल 2 साल का आगे पीछे का फर्क हाँ होगा। तो ये भी मतलब 55 या 55 प्लस है। तो और इनमें बहुत पोटेंशियल है कि आगे मतलब ये लंबी पारी खेल सके, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर, और शायद मुझे लगता है कि ये जिस तरह के एक्टर हैं तो इनके लिए जो है वो अलग तरह की कहानियां, अलग तरह के परफॉर्मेंसेस भी आ सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा ना अब ये वाला मोह छोड़ना होगा कि कहानी हाँ आए तो उसमें एक्शन भी कर लूं, कहानी आए तो उसमें मैं रोमांस भी कर लूं। एक इनको अपना सिलेक्शन मुझे लगता है बदलना चाहिए, और थोड़ा हाँ ये भी कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए कि फिल्म करूं तो बस मैं दिखूं, या एक्सपेरिमेंट ऐसा हो कि जो मेरे अलावा किसी के समझ में ही नहीं आए। इनकी एक और फिल्म आई थी गली गुलियां करके, वो मैंने देखी थी। मतलब लगभग हम्म। सभी फिल्में देखी। मतलब समझ में नहीं आता भाई आप क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना एक्सपेरिमेंटल। आप बना तो पब्लिक के लिए रहे हैं ना, ठीक है आप बनाइए, लेकिन फिर उसकी ऑडियंस का क्या मतलब? आप अपने लिए तो नहीं बना रहे। आप अच्छे एक्टर हैं, आपको बहुत सम्मान है, अच्छा काम करते हैं, दूसरों से अलग है, ऐसा काम कीजिए जिससे पब्लिक कनेक्ट हो। एक बिल्कुल। बंदा काफी है, सिर्फ बंदा जो वो जो है, अच्छी फिल्म थी, आपने उसको किया। तो मनोज वाजपेयी अभी भी लंबे चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको भी, जैसे हम लोग ये खान सितारे और कपूर और कुमार को बोलते हैं ना, कि वो थोड़ा एज का ध्यान रखें और एज के हाँ हिसाब से चीजें करें। मुझे लगता है थोड़ा अब मनोज वाजपेयी को ये बात जो है समझना पड़ेगी। जी। मुझे लगता है कि अगर ये रिव्यू हमारा देख रहे हैं मनोज वाजपेयी, तो इस बात को समझेंगे कि हम उनकी कला पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, पर हम उनके चयन पर जरूर उठा रहे हैं। और ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि उनको लेकर फिल्म बनाने की सोचने वालों के लिए भी है ये बात, कि आप किसको लेकर फिल्म बना रहे हैं, कम से कम उसके साथ तो न्याय कीजिए। और जो देश की जनता है जिसने आपको सराहा है अभी तक, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी जनता के प्रति ये भी बन जाती है कि आप ये इंश्योर करें कि देशी जनता जो आपको 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा देगी अपना, उसको वो उस तरह का मनोरंजन मिले और आपकी साख बनी रहे। भाई आपका नाम आपने अपनी मेहनत से बनाया है, और क्यों ऐसी गलत फिल्मों की वजह से आप उसे खोना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस पर कोई बात भी करे। और ये बात भी सोचने वाली कि लंबा समय हो गया मनोज वाजपेयी के साथ में कोई बड़ा सितारा कोई काम क्यों नहीं करता है। कोई हम्म। जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े डायरेक्टर हैं, जो बड़े हाउस हैं, वो क्यों उनके साथ काम नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी को नए सिरे से चीजों को प्लान करना चाहिए। और जैसा सबके लिए होता है, सबकी लाइफ में होता है कि एक मोड़ आता है जहां पर हमको रीस्टार्ट करने वाली जो बात है। अभी मैं वही जी। डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, तो वो जो रीस्टार्ट अच्छा देख रहे हैं आप। जीरो, हाँ वो देख रहा हूँ। हाँ तो
वो करना चाहिए, सबके समय आता है, मौका आता है, तो सोचें फिर से कि जो हो गया है, क्योंकि अब बहुत मतलब अंदर बहुत फ्यूल बाकी है, गाड़ी बहुत दौड़ सकती है, लेकिन अगर हाँ यही गलतियां करती रही और ऐसे हाँ ही रास्तों में बढ़ती रही तो फिर बीच में रुक जाने का खतरा जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो मनोज वाजपेयी बहुत लंबा चल सकते हैं, लेकिन ये जो कहानियों का सिलेक्शन और जो उनको बर्बाद करने वाले जो डायरेक्टर है ना, जो उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अरे सर इसमें तो आप इतिहास रच देने वाले हो, ये फिल्म इंटरनेशनल हो जाएगी, हाँ इस हाँ हाँ फेस्टिवल में उस फेस्टिवल में। देखिए कुछ नहीं मिलता है, और आपको जब आप हिंदुस्तानी सिनेमा में काम कर रहे हैं तो आपको यहीं के ऑडियंस को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ऐसी फिल्म कर लो जो बाहर के 2 4 5 फेस्टिवल में घूम आए, तो बाहर तो आपको काम मिल नहीं रहा है। या तो हाँ ऐसा काम हो कि भाई आप हॉलीवुड चले जाएं, आप जो है वो ब्रिटेन की फिल्म जाके करने लगे या यूरोप का सिनेमा हाँ करने लगे, तो भी हाँ ठीक है, चलिए आपने रास्ते खोल लिए अपने लिए। घूम फिर के हम्म उन फेस्टिवल से आना यहीं पे है। हम्म, फेस्टिवल फिल्म वाली फिल्में थिएटर में रिलीज होती नहीं है, फिर ऐसी हाँ ओटीटी पर आती हैं, और उसमें भी होता है कि यार काम तो बड़ा अच्छा था लेकिन फिल्म अच्छी नहीं थी। तो हाँ बेहतर है ऐसा काम किया जाए जब हमको इन्हीं के लोगों के लिए करना है। एक आध फिल्म कर ली, लेकिन मनोज वाजपेयी लगातार कर रहे हैं इस तरह की फिल्म। तो हाँ ये बड़ा हमें भी एक मतलब चाहे आप जर्नलिस्ट कहिए, रिव्यूअर कहिए, या एक हम आम दर्शक की तरह भी देखते हैं, तो हाँ कहीं ना हाँ कहीं सिनेमा से प्यार तो है, इतने सालों सालों से हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो खराब हाँ लगता है यार कि यार काम तो अच्छा था पर यार फिल्म में मजा नहीं आया। तो ये डायरेक्टर भी उनको ना बहुत बर्बाद करने वाले मिलते हैं, मैं तो उनको ज्यादा दोष दूंगा, जो चढ़ाते हैं बहुत ज्यादा कि साहब आप तो चढ़ जाओ, तो उनका तो फायदा हो जाता है, जिनको कोई नहीं जानता है, अरे हम मनोज वाजपेयी के साथ पिक्चर कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी हमारी फिल्म में है। मनोज वाजपेयी की भाई बलि चढ़ आप जाती है बस। मनोज वाजपेयी की बलि चढ़ जाती है, तो अपनी दुकान तो चमका लेते हैं, उसके बहाने हो सकता है एक दो फिल्में और कर लेते हो। हालांकि हम्म वो मखीजा साहब का मामला अलग है कि वो लुट गए वो खुद ही आगे बोले तो, लेकिन बाकी लोग तो अपनी दुकान चमका ही लेते हैं ना उनके नाम के बहाने अपने आसपास। तो थोड़ा सा मनोज वाजपेयी को इस बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही जैसा बोले कि उन्होंने कोई इतना बहुत पैसा, एक आध कोई इंटरव्यू उनका वो भी आया था बीच में कि मेरे पास उतने कई 100 करोड़ रुपए नहीं है, मतलब एक साधारण लाइफ स्टाइल ही और वो सब चीजें हैं। तो उनको उस तरफ भी सोचना चाहिए कि लंबी इनिंग खेल सकते हैं, पर अगर लगातार ऐसी फिल्में करते गए जिनमें कि फ्लॉप का ठप्पा ही लगता जाएगा, यार ये भी हाँ फ्लॉप, ये भी फ्लॉप, इसको देखा ही नहीं लोगों ने, जिन्होंने देखा रोल की तारीफ की, फिल्म की तारीफ नहीं की, तो उससे आप पे भी सवाल उठता है कि आपकी चॉइस कैसी है। बिल्कुल। और दर्शक भी कब तक देखेगा, आप ऐसी फिल्में लाओगे फिर हम अगली आएगी, यार हमको पता है इनका परफॉर्मेंस तो बढ़िया होगा लेकिन पिक्चर तो ऐसी होगी, हमको मालूम है कैसी होगी, देखिए, तो आदमी मनोज देखना बंद वाजपेयी कर अगर देगा। इस बात की गारंटी लेकर आते हैं कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, तो इस बात की गारंटी भी लेकर आए कि उन्होंने कहानी चुनी है तो कहानी बहुत जबरदस्त होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा मुझे सा लगता है कि उनको सोचना चाहिए जी। हमने डिस्पैच पर बड़ा डिटेल्ड रिव्यू कर लिया। उम्मीद है कि आगे हमें मनोज वाजपेयी का जो सिनेमा देखने को मिलेगा वो इससे कहीं बेहतर मिलेगा। और मनोज वाजपेयी नहीं बल्कि जो भी डायरेक्टर साइन करते हैं वो एक पूरी तरह से न्याय करेंगे, और एक अब क्या है, दर्शकों के पास जितने सारे ऑप्शन है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जो लोगों को बांध सकें और सही तरीके से मनोरंजन दे सकें। मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूं उससे पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बेंगलुरु में जो अतुल सुभाष केस हुआ है उस मामले में आज उनकी पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या इस घटना के बाद देश में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा कानून में सुधार आना चाहिए? इस पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे आप लिखकर बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर हम बात करते रहें ताकि ये जो बलिदान है, हालांकि काश कि ऐसा ना होता कि अतुल सुभाष हमारे बीच होते, लेकिन जो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है वो व्यर्थ ना जाए। उनका उनकी शायद यही इच्छा रही अंतिम की इस तरह के कानून में सुधार हो। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह से पीड़ित हो, उनकी मदद कीजिए और साथ ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब पुरुषों के लिए जो कानून है उसमें सुधार होना चाहिए, पुरुषों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बेंगलोर में शायद इस तरह की एक और घटना हुई है, मैं आज ही सुन रहा जी था, शायद किसी टीवी जी चैनल पे जी थी जी। कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है ओ। जिसने ऐसा, हाँ, ट्रेन से कट के आत्महत्या कर ली, और शायद वो चिट्ठी लिख कर गया है अपनी जी पत्नी और ससुर के जी लिए कि मतलब उनकी वजह से मैं इस तरह से कर रहा हूँ।
ये घटनाएं मैंने हैं, तो देखिए इसको पहले। हाँ। जी, मैंने तो इसको बड़े आम भाषा में इस तरह से समझने की कोशिश की कि अगर एक महिला जाती है पुलिस के पास और कहती है कि मेरा बटुआ चोरी हुआ है, तो रिपोर्ट लिख ली जाती है। अब मान लीजिए पुरुष जाए और कहे मेरा बटुआ चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, तो पुलिस ये कहे कि नहीं आपका चोरी नहीं हो सकता, आप तो पुरुष हैं। तो ये ठीक ऐसा है मामला कि बिल्कुल। घरेलू हिंसा अगर महिला के साथ हो सकती है तो पुरुष के साथ भी हो सकती है, लेकिन पुरुष के लिए कानून नहीं है तो वो कहाँ जाए। और मैं ऋचा अनिरुद्ध का एक इंटरव्यू देख रहा था दीपिका नारायण भारद्वाज के साथ, जिसमें उन्होंने शुरू इसी हम्म। से किया कि 15 साल पहले भी ऐसा हुआ था। 2009 का भी जिक्र किया कि इसी तरीके का किस्सा था जहां एक ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन 2009 से 2024 तक कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसी स्थितियां बारंबार बन रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी हम लोगों के बीच में है तो उनसे अपील करें ताकि ये जो मामला है ये लोगों के ध्यान में रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत बड़ी है जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं। 15-20 दिन में सब सब भूल जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को लोग इस तरह से ना भूलें, क्योंकि ये जो मामला है ये कई लोगों के जीवन को बचा सकता है, उनके जीवन को बदल भी सकता है और हमारे समाज को एक बेहतर जगह बना सकता है जीने के लिए। मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी जिस कद के एक्टर हैं, वो जी। घरेलू हिंसा के शिकार पुरुष या पति की भूमिका बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, अगर कर सकते कोई, हैं। बहुत मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत जी, जी, सीरियसली इस जी। चीज को कह रहा हूं। वो हमने इस पे जबरदस्त चर्चा की एक्टर भी हैं और थी। वो हाँ। असर छोड़ते हैं, बिल्कुल। हाँ। और हमने बॉलीवुड कहा को भी भी अगर था, लेकिन कनेक्ट मैं, बनाना है तो इस मुद्दे पर फिल्म बना सकता है, वेब सीरीज बना सकता है, बिल्कुल लोग इससे बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल। होंगे और न जाने कितने लोगों की आप आवाज बन सकते हैं। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी। शुक्रिया उज्जवल उम्मीद जी, है शुक्रिया। हम आने वाले समय में कुछ बेहतर कंटेंट देखेंगे, इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल मिलते हैं अगले किसी वीडियो में लाइव में। थैंक यू। गुड नाइट। बिल्कुल। थैंक यू। गुड नाइट।